बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम मैकेनिक्स टू के लेक्चर जो सस्पेंड हुए थे कोविड-19 की वजह से, आज से हम दोबारा रिज्यूम करते हैं। और इस वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके बाद हम इस वीडियो लेक्चर के बाद हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे ऑनलाइन, तो उसमें भी आप कोई क्वेश्चन आपके जहन में जो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट लाइन में ऑब्जेक्टिव्स गिवन है जो कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इस कोर्स को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसको उनको हम मीट कैसे करेंगे। ठीक है। और इस लेक्चर में जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम इम्पल्स एंड मोमेंटम को डिस्कस करेंगे, फिर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स अप्रॉक्सीमेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स होंगे। अच्छा, सबसे पहले इम्पल्स एंड मोमेंटम। इम्पल्स क्या चीज़ है, इसको हम लेके चलेंगे कहाँ से, न्यूटन के सेकंड लॉ से। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को लिखा था इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और इन टर्म ऑफ मोमेंटम न्यूटन के सेकंड लॉ को क्या कैसे लिखा जा सकता है, F = dp over dt। अगर आप इस dt को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं और फोर्स की जगह पे अगर आप नेट फोर्स लिख लेते हैं, यानी उस जिस पार्टिकल के ऊपर, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को समीशन एफ से रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी dp = समीशन f into dt, वेयर समीशन f इज द नेट फोर्स। और अब ये नेट फोर्स जो है ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही है, और हमें ये देखना होगा कि ये नेट फोर्स जो है ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई हो रही है, ये हमें फाइंड करना होगा। इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे इक्वेशन 1 को, और हमारे पास आ जाएगा डेल्टा p = pf - pi which is equal to integral over time summation f dt। और ये जो इक्वेशन 2 की जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को हम कहते हैं कि दिस इज द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स, दैट इज नेट फोर्स का मतलब समीशन एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। और ये जो डेल्टा टी टाइम है इम्पल्स के लिए, हम ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं। अच्छा, तो इम्पल्स को इस तरह फिर हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टाइम समीशन एफ डी टी। और इसके बाद जो है इम्पल्स इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड की होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, its direction will be same as that of the change in momentum and its magnitude magnitude का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे नेट फोर्स को। अगर हम प्लॉट करते हैं वर्सेस टाइम, तो इस फोर्स टाइम कर्व के अंदर जितना एरिया आएगा ये मैग्नीट्यूड देगा हमें किस चीज की, इम्पल्स के। और ये आप देख रहे हैं कि समीशन एफ को, नेट फोर्स को हमने प्लॉट किया वर्सेस टाइम, और ये वो टाइम है, इनिशियल टाइम जहां पे वो फोर्स लगना शुरू हुई उस पार्टिकल के ऊपर, और टी एफ तक वो फोर्स अप्लाई होती रही। और इस दौरान, इस डेल्टा टी टाइम के दौरान जो नेट फोर्स थी उसकी वैल्यू चेंज होती रही, मतलब ये टाइम वेरिंग फोर्स थी। एक बात और कि ये जो नेट फोर्स है ये नॉन जीरो है सिर्फ इस टाइम इंटरवल में। इसके अलावा जो टाइम था इस टी आई से पहले और टी एफ के बाद, वहां पे जो नेट फोर्स इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा, हमने बात की है इम्पल्स की डायरेक्शन की और इम्पल्स की मैग्नीट्यूड की, और इसके साथ हमें डिस्कस करना होगा इम्पल्स की डायमेंशन की। इम्पल्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? इम्पल्स की डायमेंशन वही होती है जो मोमेंटम की होती है। मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है भला? mlt-1। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इम्पल्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, रादर it is a measure of the degree to which an external force changes a particle's momentum। इस तरह हम इस इम्पल्स को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। डेफिनेशन इसकी यही हो सकती है, इट इज द मेजर of the degree to which an external force changes a particle's momentum। अच्छा,
इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है? द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू आई। अच्छा, दिस स्टेटमेंट इज इक्वलेंट टू द न्यूटन सेकंड लॉ। जब हम किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को इम्पल्स देते हैं, एक झटका देते हैं, एक धक्का देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट टू दैट पार्टिकल। यानी हमने मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया एक एक्सटर्नल एजेंट से उस पार्टिकल के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अगर हमें फाइंड करना हो टाइम एवरेज नेट फोर्स, टाइम एवरेज नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे? मतलब हाँ, हमारे पास जो नेट फोर्स है उसका हमने एवरेज फाइंड करना है टाइम के लिहाज से। तो वो हम कैसे करेंगे? द नेट फोर्स imparting the impulse to the particle can generally vary in time. It is convenient to define time average net force as, तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? हम जितने टाइम के लिए, जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें फोर्स लग रही है, उस टाइम ड्यूरेशन के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ये जो टाइम एवरेज नेट फोर्स ये इक्वेशन आई है, दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें आप कैलकुलस में पढ़ चुके हैं। अच्छा, इस स्लाइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि दो ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं नेट फोर्स और टाइम के वर्सेस, और यहाँ पे भी डेफिनेटली जो है नेट फोर्स है। वर्टिकल एक्सिस पे नेट फोर्स है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर टाइम है। इस पहली फिगर में टाइम के साथ साथ नेट फोर्स चेंज हो रही है हमारे टाइम इंटरवल के दौरान, जबकि सेकंड फिगर में ये जो रेक्टेंगल बनाई हुई है, ये रेक्टेंगल ये शो कर रही है कि इनिशियल और फाइनल टाइम के दौरान इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज फोर्स लग रही है वो ये है। और अगर हम देखें कि इस कर्व के अंदर जितना एरिया आता है वो और इस रेक्टेंगल का जो एरिया वो आपस में इक्वल होगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि इक्वेशन 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I is equal to summation f average into delta t। ये मैंने बताया था समीशन एफ एवरेज जो टाइम एवरेज नेट फोर्स है, ये हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन है कि हमने इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको समीशन एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इक्वेशन 7 से अगर हम देखें, इक्वेशन 7 में हमें ये बता रही है कि जो मैग्नीट्यूड है पल्स की वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। अगर हम कंसीडर करते हैं पल्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, एक स्पेसिफिक वैल्यू है, तो फिर अगर टाइम इंटरवल हम बढ़ाएंगे तो ये क्या बताएगा हमें कि जो नेट फोर्स लग रही है उसके ऊपर कम लग रही है। अगर टाइम इंटरवल हम कम करेंगे तो हम कहेंगे कि उस पार्टिकल के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, वो मैक्सिमम लग रही है। तो ये आगे एक एग्जांपल दी हुई है, उस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन। इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन असल में हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं कुछ फोर्सेस को। इसका क्या मतलब है? जो मैंने कहा, इसका मतलब ये है कि जब हम इम्पल्स इम्पार्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट कर रही है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी एक्ट कर रही है, इसके अलावा फ्रिक्शन भी हो, फ्रिक्शन की वजह से भी एक फोर्स लग रही होगी। ठीक है, लेकिन हम इन सारी फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं एज कंपेयर टू द इंपल्सिव फोर्स। यानी जिस नेट फोर्स की वजह से इंपल्स प्रोड्यूस हो रही है, उसके मुकाबले में हम इन छोटी फोर्सेस को, इन स्मॉल फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको हम इंपल्स अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है दो ऑब्जेक्ट्स का, वो कम होना चाहिए। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो इसको हम कोलिजन भी कहते हैं। अच्छा, तो ये एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। इन इंपल्स अप्रोक्सीमेशन वी अस्यूम दैट व्हेन वन ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन अ पार्टिकल acts for a very short interval of time but is much greater than any other force present। ठीक हो गया? अच्छा, this approximation is especially useful in treating the collisions, right? अच्छा, collision में क्या होता है? collision में duration of the collision या duration of the contact time
इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि व्हेन दिस अप्रोक्सीमेशन कैन बी मेड द सिंगल फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। यानी जिस फोर्स, एक सिंगल फोर्स जो कि एक लार्जर फोर्स है, एक बड़ी फोर्स है, उसके मुकाबले में जो छोटी फोर्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि एक ही सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है उस पार्टिकल के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिसे हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। अच्छा, एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल क्या दी हुई है कि व्हेन अ बॉल इज स्ट्रक विद अ बैट, यानी क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, द टाइम ऑफ कोलिजन, इफ द टाइम ऑफ कोलिजन इज 0.01 सेकंड, then magnitude of that force that bat exerts on the ball will be equal to several thousand newtons। यानी ये इतनी ज्यादा फोर्स लग रही है बॉल के ऊपर जो बैट एक्सर्ट कर रहा है। ये इतनी ज्यादा फोर्स क्यों है? असल में हम तो बॉल को एक झटका देते हैं, एक इम्पल्स देते हैं, तो ये चूंकि चूंकि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है, दैट इज 0.01 सेकंड, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स है वो सेवरल थाउजेंड न्यूटन के बराबर है। अच्छा, एज दिस कांटेक्ट फोर्स, ये जो कांटेक्ट फोर्स है शॉर्ट टाइम के लिए, दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये this is also very very greater than drag force, therefore impulse approximation justifies our ignoring the gravitational and drag force, right? Acha, when we use this approximation, initial momentum and final momentum represent the momenta immediately before and after the collision respectively। ये नोट करने वाली बात है कि हम किस वक्त किस टाइम का इनिशियल मोमेंटम, कहाँ पे हम लेंगे पार्टिकल का मोमेंटम, पार्टिकल के मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम लेंगे जस्ट बिफोर द कांटेक्ट टाइम, और इसी तरह फाइनल मोमेंटम कौन सा होगा, इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, राइट। और नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि हम इस इम्पल्स अप्रॉक्सीमेशन को यूज कब कर सकते हैं, किस सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, the situation when the particle moves very little during the collision, the particle थोड़ा मूव करता है तो हम इस अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, मैं वेट करूँगा कि आप क्वेश्चन पूछे मुझसे, और हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा, उसमें आप मुझसे क्वेश्चन पूछें इस टॉपिक से रेलेवेंट। थैंक यू वेरी मच।